हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यामी। अब हम देखने वाले हैं क्या, सॉलिड के जो भी टाइप्स थे, क्रिस्टलाइन और क्या एमोर्फस, इन दोनों सॉलिड का प्रॉपर्टी के बेस पे क्या डिफरेंस है। दोनों यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, दोनों सॉलिड में क्या क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, सो हमने एक टेबल बना रखा है, इस टेबल को ध्यान से देखो। सॉलिड का दो टाइप होता है, दोनों टाइप हमने लिख दिया है। अब क्या, अब इस पे प्रॉपर्टी है आपका, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है और इस प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई सभी का अपना कुछ ना कुछ नेचर है, कुछ डिफरेंस है। ठीक है, सो वो डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। सबसे पहला आता है शेप। ठीक है, तो शेप के मामले में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड का आपको एक चीज ध्यान रखना है, डेफिनिट अरेंजमेंट होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं ऑर्डरली मैनेजमेंट है या रेगुलर अरेंजमेंट है। तो मतलब कि अगर ये ग्रीन है, फिर ब्लैक है, फिर ब्लू आ रहा है और फिर रेड, तो अगली बार फिर से ग्रीन, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर रेड, ये रिपीटेशन चलता रहा है ना। शॉर्टकट में मैंने बोला था कि ईमानदार जो रहेगा ना, वही आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मतलब जिस प्रॉपर मैनर में चल रहा है वही प्रॉपर मैनर में, या तो लेफ्ट में हो या राइट में हो, टॉप में हो, बॉटम में हो, आपके तरफ यानी आगे की तरफ हो और पीछे की तरफ हो, हर डायरेक्शन में वही अरेंजमेंट दिखना चाहिए। दैट मीन्स वो सॉलिड कहलाएगा क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अदरवाइज जहां थोड़ा सा भी अगर आपको मिसमैच दिखता है, अरेंजमेंट सही नहीं है, दैट मीन्स वो कहलाएगा क्या, एमोर्फस सॉलिड। सो अब हम देखते हैं कि शेप के बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड क्या है। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर शेप की बात करें तो इट हैज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मैंने बताया कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें एटम्स बैठे हो सकते हैं, सॉलिड में आयंस बैठे हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स बैठे होते हैं, तो उस पर जो भी अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज के लिए होता है। बट ये क्या होता है, शॉर्ट रेंज के लिए होता है। मे बी आपका रेगुलर अरेंजमेंट है बट शॉर्ट रेंज के लिए हो, तो वो कहलाएगा क्या, एमोर्फस सॉलिड। लॉन्ग रेंज मतलब कि आप जहां तक जाओ वहां तक का अरेंजमेंट अगर आपको सेम मिले जैसा अरेंजमेंट था, तो फिर वो कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर शॉर्ट रेंज में आपको मिल रहा है, भले वो या तो रेगुलर अरेंजमेंट हो या फिर ना हो, है ना, हर कंडीशन में अगर शॉर्ट रेंज की बात हो रही है, मतलब सिर्फ इतना रेंज तक आपका रेगुलर है, उसके बाद इरेगुलर हो गया, तो ओवरऑल ये इरेगुलर ही कहलाएगा। दैट मीन्स कि ये आपका एमोर्फस सॉलिड कहलाएगा। पर अगर लॉन्ग रेंज में यहां से लेके जहां तक जाना है आपको वहां तक जाओ और पूरे रेंज में आपको रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट दिख रहा है, दैट मीन्स वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सो शेप के बेसिस पे हमने देख लिया कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर की बात हो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, यानी कि लॉन्ग रेंज में आपका डेफिनेट अरेंजमेंट है, दैट मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर शॉर्ट रेंज हो तो वो एमोर्फस सॉलिड। समझ में आ गया। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी चीज को पिघलाना है ना, तो उसमें टेम्परेचर लगेगा। तो किसमें टेम्परेचर क्या लगता है, देखो यहाँ पे इट हैज डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं NaCl, तो उसको जो भी है उसको मेल्ट करना, मतलब जैसे वो तो चलो नमक है, वो तो मेल्ट होगा नहीं, बट जब तक उसमें लिक्विड मिलाएंगे नहीं तो वो मतलब वो घुलेगा नहीं। सो और वैसे कोई केमिकल लेते हैं जिस केमिकल पे उसको अगर हीट दिया जाए तो वो मेल्ट हो जाए। तो होता क्या है ना कि अगर जो एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं, जैसे ये सारे हैं, है ना, ये सारे आपके एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल डायमंड हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, NaX हो गया, CF2 हो गया, ZnS हो गया, तो ये सभी एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड के हैं। और इनमें से किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट एक डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि कभी इतना हो गया कभी इतना हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, सो हर पोर्शन से, मान लो कि ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और आप इधर गर्म करना शुरू कर रहे हो, तो जितना पे इधर मेल्ट होगा उतना ही डिग्री पे इधर भी गर्म करोगे तो मेल्ट होगा, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। पर एमोर्फस सॉलिड की बात करें तो अगर इस साइड से गर्म करो तो कुछ टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है, इस साइड में अगर मेल्ट टेम्परेचर देके मेल्ट करो तो कुछ और टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है। सो एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं हो अगर किसी सॉलिड में, तो वो कहलाता है एमोर्फस सॉलिड। बट अगर किसी भी एरिया में राइट हो, लेफ्ट हो, टॉप हो, बॉटम हो, आगे हो या फिर पीछे हो, कहीं से भी गर्म करो, मेल्टिंग पॉइंट वही होगा सेम। सो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे अगर बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट होता है। बट एमोर्फस सॉलिड थोड़ा सा बेईमान है, इसलिए इसका नॉट डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ओके। सो सारा का सारा देखो, बेईमान कहने का मतलब
निगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे रहेंगे और जो अच्छी बातें हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे वो इधर रहेंगे। ठीक है, सो इससे आपको याद रहेगा कि हाँ भाई सारी अच्छी बातें क्रिस्टलाइन में थी और एमॉर्फस में थोड़ा सा बुरा चीज़ था, है ना। कहने का मतलब सभी में नॉट ही रहेगा, लगभग में नॉट रहेगा। देखो नो नो नॉट नॉट नॉट, तो ये एक तरीका है, जैसे भी याद करो आपको जैसे ठीक लगे। नेक्स्ट, हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, मतलब कि उसको हवा में उड़ाना, है ना, टेम्परेचर देके। तो इट हैज़ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, एक डेफिनेट इसका वैल्यू होता है हीट ऑफ फ्यूजन का, बट एमॉर्फस सॉलिड का डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता। ठीक है, सो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन ये चला गया किसके खाते में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के खाते में, बट नॉट डेफिनेट किस में होगा, एमॉर्फस सॉलिड। सो अगर मैं बात करूं कि आपको अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें अगर, तो बोर्ड एग्जाम में अगर डिफरेंस लिखना हो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में, आता ही है लगभग एग्जाम में, मतलब हर 1-2 साल के गैप पे ऐसा आता रहता है क्वेश्चन। सो बोर्ड एग्जाम की बात करें तो आपको सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखना है, ये सारे जो प्रॉपर्टीज है ना ये याद रखना है, ऑटोमेटिकली आप जवाब देते हो। जैसे हीट ऑफ फ्यूजन, तो पॉजिटिव वाला जो पॉइंट होगा यानी हीट ऑफ फ्यूजन जो डेफिनेट होता है, डेफिनेट मतलब क्या, एक पॉजिटिव वे में हम लिखते हैं हाँ कि चलो भाई ये इसका इतना ही वैल्यू होगा, ये चेंज नहीं होने वाला, है ना। तो जो चेंज नहीं होगा वो पॉजिटिव वे में हम लेके चलेंगे, और जो चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे उसको हम निगेटिव वे में लेके चल रहे हैं। तो पॉजिटिव वाला यानी कि डेफिनेट वाला हम लेके चलेंगे क्रिस्टलाइन में, और उसका अपोजिट कर देंगे नॉट डेफिनेट, तो एमॉर्फस में चला जाएगा। ठीक है, चलो। सो हीट ऑफ फ्यूजन इसमें किस में होता है, डेफिनेट, ये होता है क्रिस्टलाइन में, एमॉर्फस में उसका उल्टा नॉट। सो जैसे भी याद कर पाओ, उसका याद करने की नीड ही नहीं है, आप बस ये प्रॉपर्टी जो पॉइंट है ना ये बस याद रखना। नेक्स्ट, बाकी ऑब्जेक्टिव में अगर नीट के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि बताओ भाई इसमें से कोई प्रॉपर्टी के बेसिस पे बताएगा कि बताओ कि क्रिस्टलाइन में क्या होता है, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव वाला जो भी पॉइंट होगा, आप याद नहीं रहे तब बता रहा हूँ, जब पॉजिटिव वाला जो पॉइंट होगा उसको डाल देना सीधा क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और निगेटिव वाला नॉट ये सब चीज़ वाला कहाँ चला जाएगा, एमॉर्फस में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि खुद से कंप्रेस करना। खुद से कहने का मतलब कि आप किसी इक्विपमेंट को, किसी डिवाइस को ले रहे हो, उस पर उसको प्रेशर डाल रहे हो किसी सॉलिड पे, या खुद से प्रेशर कर रहे हो सॉलिड पे, कैसे भी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब प्रेस करना, उस सॉलिड पे प्रेस करना। तो कंप्रेसिबिलिटी की बात हो रही है तो रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, कठोर होता है, रिजिड होता है, नहीं टूटेगा वो। साथ ही साथ इनकम्प्रेसिबल है, अब कठोर है तो इनकम्प्रेसिबल होगा ही ना। अगर मान लो ये लोहा है, प्योर लोहा है, ठीक है, आयरन है, तो इसको क्या आराम से हम दबा सकते हैं, नहीं। इतने पास पास एटम होते हैं इसके, इतने पास पास होते हैं कि स्पेस ही नहीं है इस दोनों अंदर, बहुत सारे एटम के बीच में जो स्पेस होता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो स्पेस ही नहीं है। सो दबेगा कहाँ से, जितना स्पेस ज़्यादा होगा तभी दबेगा, स्पेस कम होगा तो नहीं दबेगा। तो दोनों तो सॉलिड ही है, बट डिफरेंस क्या है कि इसमें रिजिड होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है, कंप्रेस नहीं होता। तो ये भी पॉजिटिव वाला खाता किस में चला गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। बट वही देख लो, रिजिड और इनकम्प्रेसिबल होता है ना, यही देख लो आप एमॉर्फस में, तो मे बी कंप्रेस्ड टू सम एक्सटेंट, किसी किसी पॉइंट पे कंप्रेस हो जाता है। रबड़ देखो, यहाँ एग्जांपल है रबड़। रबड़ को आप कंप्रेस कर, रबड़ तो सॉलिड है, बट रबड़ को कंप्रेस किया जा सकता है। रबड़ को कंप्रेस करोगे वो कंप्रेस होगा, छोड़ोगे इलोंगेट हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। तो है तो सॉलिड, पर ऐसा नेचर कैसे आ गया। सो उस रबड़ को हम एग्जांपल किस में डालते हैं, एमॉर्फस सॉलिड में। क्यों, क्योंकि किसी किसी में आपका ये जैसे ग्लास है, ग्लास को कंप्रेस नहीं कर सकते, बट रबड़ को तो कंप्रेस कर सकते हो ना। सो ओवरऑल कहने का मतलब कि अगर उसमें जो भी आप प्रेशर दे रहे हो, अगर उसमें प्रेशर देने पे कुछ शेप में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स कंप्रेस हो रहा है, दैट मीन्स वो कैसा सॉलिड होगा, एमॉर्फस सॉलिड। सच्चा सॉलिड तो भाई यही है, और सारा पॉजिटिव जो पॉइंट्स होंगे वो इसी में आएंगे, यानी कि ये कंप्रेस नहीं होगा। हम बिल्कुल यही चाहेंगे कंप्रेस ना हो, है ना। कहीं कहीं हमारी नीड होगी तो वहाँ पे उसको छोटा या बड़ा करना, उस हिसाब से कंप्रेस करना अलग बात है, बट इनकम्प्रेसिबल आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएगा। ठीक है, सो इस बात को ध्यान में रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कटिंग विथ अ शार्प एज टूल, कोई एक शार्प एकदम चिकना चाकू लेके आओ, एकदम धारदार, है ना, और उसको लेके एक सॉलिड यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड वाला एग्जांपल लेके रखो एक, और एक इधर ये यानी कि इस तरीके का, मान लो रबड़, तो रबड़ का एग्जांपल एक इधर रखो। अब रबड़ को काटो एक उसी चाकू से, शार्प होना चाहिए वो, रुकड़ा नहीं,
ताकि पता तो चले कि काटने के बाद वो शार्प है कि नहीं। अब जब चाकू ही रुखड़ा रहेगा तो फिर वो तो रुखड़ा ही होगा ना। सो एक शार्प चाकू लेके आएंगे, अच्छा सा चाकू, और उसको हम एक अमॉर्फस सॉलिड का जो रबड़ है उसको काटेंगे और एक इसमें से कोई एग्जाम्पल को काटेंगे। पाएंगे क्या, जब काटेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो जैसे इस वाले मान लो कि ये रबड़ है, तो इस रबड़ को जब आप काटोगे ना तो इसके जो किनारा बन गया, जो इसका किनारा और इसका किनारा इधर जो काटोगे तो किनारा देखोगे ध्यान से तो वो चिकना नहीं होता, रुखड़ा होता है। तो शार्प नहीं मिलता है किसमें, इसमें अमॉर्फस सॉलिड में, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प मिलता है। सो इसलिए लिखा हुआ है कटिंग विथ अ शार्प एज टूल। इसका मतलब जब हम काटते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को तो शार्प मिलता है, एकदम चिकना, एकदम स्मूथ। बट वही अमॉर्फस सॉलिड में हम जब काटते हैं तो हमें शार्प नहीं मिलता है। तो देखो यहाँ फिर से नेगेटिव पॉइंट आ गया अमॉर्फस में। नेक्स्ट पॉइंट, आइसोट्रॉपी एंड एनिसोट्रॉपी। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी क्या होता है। देखो आइसोट्रॉपी कहने का मतलब, जैसे देखो पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल ले लेते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें पता है कि एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, अगर प्लस है तो फिर माइनस है तो फिर प्लस माइनस, ऐसे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, हर तरीके से होगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो कि आयंस की जगह पे हम एटम ले रहे हैं, तो एक एनायन ले रहे हैं माइनस और एक कैटायन ले रहे हैं प्लस। आपको पता है कि कैटायन जो होता है वो छोटे साइज का होता है एज कम्पेयर टू एनायन, क्योंकि कैटायन में जेड इफेक्टिव होता है। जेड इफेक्टिव की वजह से ये अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, इसके वजह से साइज छोटा हो जाता है एटम। वो सभी डिटेल आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि बड़ा सा एटम एनायन लिया, फिर कैटायन लिया, फिर एनायन लिया, फिर कैटायन लिया, फिर एनायन लिया, फिर कैटायन लिया। और इसी तरीके से यहाँ भी एक कैटायन आ गया, है ना, क्योंकि एनायन के बाद क्या, कैटायन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एनायन, फिर एनायन, कैटायन, फिर कैटायन, फिर एनायन, फिर एनायन, फिर कैटायन, यहाँ भी कैटायन, यहाँ भी, यहाँ क्या होगा, एनायन, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ क्या होगा, एनायन, यहाँ क्या होगा, कैटायन। तो ये जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है, बताओ ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है या अमॉर्फस सॉलिड है। एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, यहाँ कैटायन होगा प्लस, ये जो छोटा वाला है ना ये प्लस है। चलो फिर से देखो, एनायन कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, एनायन कैटायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन, मतलब कि पूरी तरीके से अल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक बड़ा एटम छोटा एटम, बड़ा एटम छोटा एटम, ऐसे आ रहा है। तो ये हर जगह से हमने चेक कर लिया, तो हर जगह एक रेगुलर अरेंजमेंट, एक प्रॉपर पैटर्न में है। सो इसका मतलब ये सॉलिड कौन सा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये जो बोला गया है कि आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी, ये क्या होता है। देखो आइसो का मतलब होता है, यहाँ पे देख लो, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब सेम, और ट्रॉपी का मतलब होता है डायरेक्शन। क्या होता है, डायरेक्शन। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या देखा गया कि एनिसोट्रॉपी है, ए मतलब नहीं। सो एनिसोट्रॉपिक मतलब सभी डायरेक्शन में इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जिसको बोलते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज जब देखा गया क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको एक बॉक्स में हम कवर कर देते हैं, ठीक है। चलो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसमें अंदर आयंस ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखा गया कि सभी डायरेक्शन में आपका जो वैल्यू मिल रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी का, फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऐसा कोई भी एग्जांपल लेके हमने देखा कि भाई यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है, यहाँ पे कुछ है। इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में हर डिफरेंट पॉइंट पे कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है, डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है। सो ये तो सही बात नहीं है। क्रिस्टलाइन में अभी तक हमने सारा पॉजिटिव चीज देखा, एक नेगेटिव चीज मिल गया जो कि है एनिसोट्रॉपिक, यानी सभी डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पाया जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ऐसे याद करो, ठीक है। अब क्यों नहीं होता है देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सभी डायरेक्शन की बात हो रही है, एनिसोट्रॉपी कहने का मतलब आ का मतलब नहीं, आइसो का मतलब सेम, है ना,
सेम। और ट्रॉपिक का मतलब डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होता है। किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। क्यों नहीं होता? देखो, जैसे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मानते हो। अब इसमें हम देखने जा रहे हैं कि सभी डायरेक्शन में क्यों नहीं होता है फिजिकल प्रॉपर्टी सेम। जैसे मान लो कि आप अगर इस डायरेक्शन को लेके जाते हो, यहाँ से चला और इस डायरेक्शन में गया, आपको लेफ्ट साइड में देखना है क्या क्या मिला। 2 एनायन मिला और एक क्या मिला? कैटायन मिला। नेक्स्ट, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ, इस डायरेक्शन में, है ना, डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ मैं। देखो ये डायरेक्शन था पहले बॉटम टू टॉप, अब लेफ्ट टू राइट जा रहा है इसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में। जब लेफ्ट टू राइट गए तो हमें 1 2, ये एनायन है, 1 2 3 एनायन मिल गया। ये भी एनायन है, छूट जाता है यार। तो 3 एनायन है ना, और 3 कैटायन है। डायरेक्शन पहले ये वाला लिया तो 2 एनायन और 1 कैटायन, और जैसे ही डायरेक्शन ऐसा लिया तो 3 एनायन 3 कैटायन। बात को समझ रहे हो? तो फर्क तो पड़ेगा ना। मान लो कि मैं दौड़ रहा हूँ बहुत जोर जोर से, अब 2 रास्ते हैं मेरे पास और दोनों एक ही मंजिल पे पहुँच रही है। अब एक रास्ते में 4 लोग भी दौड़ रहे हैं, तो उनको हटा के साइड करके हमें दौड़ना, और फिर एक दूसरे रास्ते से भी वही मंजिल पे पहुंचना है जहां हमें टारगेट है पहुंचना। तो इस रास्ते से 10 आदमी है। अब बताओ, इस डायरेक्शन से क्या हमारा स्पीड वही रहेगा और इस डायरेक्शन से क्या हमारा स्पीड, दोनों का स्पीड सेम रहेगा क्या? नहीं। अरे भीड़ जाता है तो वहाँ दौड़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी तो होगी ना। तो जहाँ भीड़ जाता है तो वहाँ डिफरेंट वैल्यू का आपका वेलोसिटी होगा दौड़ने का, और इधर आपका कुछ और स्पीड होगा। सो स्पीड वेरी कर रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में आपका स्पीड वेरी कर रहा है। वही बात इस वाले बॉक्स में देखो, जब डायरेक्शन बॉटम टू टॉप गए तो 2 एनायन और 1 कैटायन, 3 आदमी मिले इसे। बट वही लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में गए तो 3 आदमी और 3 आदमी, 6 आदमी टोटल मिल गए, है ना। अब देखो नेक्स्ट डायरेक्शन देखो, अगर ऐसे लेता हूं ये वाला, तब बताओ क्या होता है। तब आप अगर इधर वाला देखते हो तो 1 2 3 एनायन 1 कैटायन। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि जैसे ही डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हो क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो आपको कभी 6 मिल रहा है, कभी 3 मिल रहा है, कभी 4 मिल रहा है। तो जब डिफरेंट एनायन और कैटायन मिल रहा है तो वेलोसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिफरेंट होंगे। समझ रहे हो बात को? सो इसका मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, रेगुलर अरेंजमेंट है, उसमें ये पाया गया कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज पाया जाता है, सेम नहीं पाया जाता। सो एक नेगेटिव पॉइंट आपका याद रखना है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कभी मिस्टेक मत करना। हमेशा बोर्ड एग्जाम में लोग ऑब्जेक्टिव जब देते हैं ना, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को सारा पॉजिटिव पॉइंट देते हैं, तो क्या करते हैं कि आइसोट्रॉपिक लिख देते हैं। नहीं, भले ही सब कुछ मैनर में है, पैटर्न में है, बट डिफरेंट डायरेक्शन में इसका डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, दैट मीन्स अनिसोट्रॉपिक होता है। सो याद रखना। नेक्स्ट आते हैं इस पे, आइसोट्रॉपिक। अब देखो इसका तो रेगुलर अरेंजमेंट है ही नहीं, खुद बेईमान ही है, फिर भी ये आइसोट्रॉपिक है। फिर भी क्या है? आइसोट्रॉपिक। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो मान लो कि ये बड़ा एटम है, छोटा एटम, बड़ा एटम, छोटा एटम, बड़ा एटम, छोटा एटम, बड़ा एटम, छोटा एटम, बड़ा एटम, छोटा एटम, है ना। चलो अब हम कह रहे हैं कि भाई डिफरेंट डायरेक्शन में आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो एमॉर्फस सॉलिड में सेम होता है। क्यों होता है? फॉर एग्जांपल मान लिया कि अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हो तो इस एरो के ऊपर जाओ, 1 2 3 4 एटम आ गए, जिसमें से 2 बड़ा वाला और 2 छोटा वाला। नेक्स्ट, अगर ये डायरेक्शन जाते हैं तो इसमें देखो 1 2 3 4, 2 छोटा वाला और 2 बड़ा वाला। बात को समझ रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट और क्या ले सकते हैं भाई? और क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम ऐसा डायरेक्शन लेते हैं। देखो एक प्रॉपर अरेंजमेंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हमें डायरेक्शन सोचना पड़ रहा है, पर एक्चुअल में प्रैक्टिकली जब देखा गया तो ये पाया गया कि डिफरेंट डायरेक्शन में अमॉर्फस सॉलिड जो होता है ना, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज से नहीं दिखाता, वो सेम दिखाता है। यानी कि आप इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, अमॉर्फस सॉलिड की बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वेलोसिटी ऑफ लाइट कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, या फिर इस डायरेक्शन में देखो, या फिर इस डायरेक्शन में देखो, कोई भी डायरेक्शन देखो, जैसे ये डायरेक्शन ले लिया, 1 2 3 4, है ना, जो पास में लगे हुए हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं।
सो आप डिफरेंट डायरेक्शन में चेक करोगे एमॉर्फस सॉलिड में तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलता है। इसी के वजह से हम बोलते हैं इसको आइसोट्रॉपिक इन नेचर। सो कभी भी क्वेश्चन में पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछे कि बताओ भाई जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो कैसा नेचर का होता है, सो आइसोट्रॉपिक, और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट कहता है क्या, वॉल्यूम चेंज, देयर इज सडन चेंज इन वॉल्यूम। सो अचानक से इसमें वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, जैसे गर्म करेंगे अचानक से वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। ठीक है, बट इसमें सडन चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता है। सो ये आपका थोड़ा सा हो गया, ठीक है, पॉइंट। नेक्स्ट, सिमेट्रिसिटी, दे पॉसिबल सिमेट्री। आप खुद देख लो कि आप यहां से देखो ऐसे, इधर से देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलो अब नीचे से देखो, इधर से मान लो कि ये मेरा सर है और मैं नीचे से देख रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस, इधर प्लस होगा क्योंकि मैंने बोला कि लॉन्ग रेंज तक जाता है। हमने तो एक छोटा सा पोर्शन दिखाया काट के, ये लॉन्ग रेंज तक, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, राइट, आपकी ओर यानी कि आगे और पीछे सभी जगह माइनस प्लस का अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो आपको सिर्फ एक दिख रहा है ना माइनस, इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे प्लस होगा, फिर उसके जस्ट पीछे माइनस होगा, फिर प्लस, फिर माइनस। आगे भी माइनस है तो आगे क्या होगा, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे होगा। लेफ्ट में भी क्या होगा, हमने इतना ही पोर्शन दिखाया, बट अगर और ड्रॉ करते तो क्या पता चलता, माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस। इसका मतलब कि सिमेट्रिक होता है, चाहे आप इधर से देखो तो भी माइनस प्लस दिखेगा अल्टरनेट में, इधर से देखो तो भी माइनस प्लस दिखेगा, राइट साइड से देखो तो भी माइनस प्लस दिखेगा। तो एक सिमेट्रिसिटी मिलता है। देखो सिमेट्रिसिटी कहने का मतलब किसी भी डायरेक्शन से देखो चीज वही मिल रहा है। ठीक है, सो इधर से देखो या उधर से देखो, आपको हमेशा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट मिलते जाएगा। ठीक है, सो ये आपका हो गया दे पसेस सिमेट्रिसिटी। ठीक है, सो सिमेट्रिक होता है क्रिस्टलाइन, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नो सिमेट्रिक। अरे भाई इसका कोई ठिकाना ही नहीं है, कब क्या एटम कहाँ बैठा दे कोई ठिकाना नहीं, तो सिमेट्रिक तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट आगे, इंटरफेशियल एंगल, दे पसेस इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल कहने का मतलब होता है, जैसे मान लो ये घर है, तो इस घर में आप ये जो बोर्ड देख रहे हो, ये बोर्ड एक दीवार पर टंगा हुआ है, तो एक तो ये दीवार हो गया और दूसरा हमारा जो छत का सीलिंग है वो हो गया। अब छत का सीलिंग और ये दोनों जब जहाँ पे जैसे छत का सीलिंग ऐसे है, ठीक है, और ये जो बोर्ड है यानी कि दीवार जो लगा हुआ है ये ऐसे है, तो जब दोनों फेस, ये छत का फेस है और ये दीवार का फेस है, दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे एक दो फेसेस के बीच में एंगल बनेगा, उस एंगल को बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, सो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे तो इंटरफेशियल एंगल की बात हम आगे करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये पाया गया कि दे पसेस इंटरफेशियल एंगल, है ना, बट इसमें नहीं पाया जाता है। जरूरी नहीं कि 90 डिग्री हो, 45 हो सकता है, 70 हो सकता है, 120 हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। अगर दो फेस के बीच में या तो ऐसे एंगल हो, ऐसे एंगल हो, ऐसे एंगल हो, कैसा भी एंगल हो सकता है, बस दो फेस के बीच में एंगल बनता है। सो दो फेस के बीच में एंगल बनना ही कहलाता है इंटरफेशियल एंगल। दैट मीन्स ये पाया जाता है किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, बट अमॉर्फस में नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम अगर याद करें तो डायमंड हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, NaX। NaX का मतलब क्या होता है, NaX का मतलब ये होता है, X का मतलब ये होता है हैलाइड ग्रुप। क्या, हैलाइड ग्रुप। हैलाइड ग्रुप में क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, आपका आयोडीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, है ना। तो ये सारे जो हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट है वो यहाँ पे लगा दो, यानी NaCl, NaF, Na आपका Cl हो गया, NaBr हो गया। तो जितने भी हैलाइड के वजह से बन सकते हैं कंपाउंड वो सारे कहलाते हैं क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो सोडियम के साथ X का मतलब फ्लोरीन जोड़ सकते हो, आयोडीन जोड़ सकते हो, ब्रोमीन जोड़ सकते हो, क्लोरीन जोड़ सकते हो, सभी कहलाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो इसलिए हमने NaCl ना लिख कर डायरेक्ट NaX लिख दिया। NaF भी हो सकता है, NaCl भी हो सकता है, NaBr भी हो सकता है, Na भी हो सकता है। सो डायमंड, क्वार्ट्ज को हम बोलते हैं SiO2 सिलिका। ठीक है, सिलिका ही हम बोलते हैं क्या, क्वार्ट्ज। सो डायमंड हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, NaX हो गया, CF2 हो गया, ZnS मतलब जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं, ये सारे एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड के हैं। यानी कि इसका इस सभी कंपाउंड का एक रेगुलर अरेंजमेंट, एक रेगुलर पैटर्न होता है।
इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना वो इन सभी एग्जांपल्स में पाए जाते हैं, इसलिए हमने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया। सो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है, नीट में या फिर बोर्ड में पूछता है, ये जेईई मेन में, एडवांस में, इस सब में ऐसा बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। सो पूछ सकता है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें एग्जांपल रबड़, प्लास्टिक और क्या, ग्लास। रबर, प्लास्टिक और ग्लास। सो रबड़ को आप काटोगे शार्प नहीं मिलेगा, प्लास्टिक को काटोगे रुखड़ा ही मिलेगा, और ग्लास हो गया। ग्लास को भी जब आप तोड़ते हो तो देखते हो कैसा होता है, चलो तोड़ना तो दूर, काट ही लो तो भी आपको शार्प नहीं मिलेगा, जितना शार्प आपको इन सभी चीज़ों में मिलेगा काटने से, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखना। नाउ ग्लास के बारे में बात करते हैं, ये जो ग्लास है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो देखो, कभी कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा, तो कभी नोटिस करना, बहुत ही पुराना घर हो, बहुत ही सालों का घर हो, है ना, 10, 20, 25 साल, जितना ज़्यादा पुराना घर हो, और उसमें कहीं खिड़की में या दरवाजा में ग्लास लगा हो, उस ग्लास को आप अगर, ऐसा नहीं कि नया लाया और उसी में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, नहीं, मैं कह रहा हूँ पुराना घर हो या पुराना शीशा हो, घर से क्या मतलब है, मैं पुराना शीशा हो, पुराना ग्लास हो, तो उसमें आप नोटिस करोगे, जब मान लो कि खिड़की में लगा होगा और आप गए हो 20, 25 साल, 30 साल, 40 साल पुराने घर में, तो वहाँ पे अगर शीशा लगा होगा ना, तो आप क्या नोटिस करोगे पता है, आप देखोगे कि ऊपर का पोर्शन, जो ग्लास लगा होगा पूरी खिड़की में, ऊपर का पोर्शन पतला होता है और नीचे का पोर्शन मोटा हो जाता है। ऐसा क्यों? ऊपर का ग्लास, जबकि शुरू में ग्लास बिल्कुल बराबर थिकनेस का लगाया गया था, बट सालों बाद जब देखा गया तो पता चला कि ऊपर का जो ग्लास है ना, उसका थिकनेस कम हो गया है, पतला हो गया है, और नीचे का ग्लास मोटा हो गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे रोज टेम्परेचर उसको मिल रहा है, दिन में मिल रहा है, या फिर मतलब टेम्परेचर उसको हमेशा टेम्परेचर में ही रहना है खिड़की को। अब टेम्परेचर मिल रहा है तो शीशा के अंदर में जो एटम्स होंगे, जो आयंस होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ भी होंगे, तो वो एनर्जी को गेन करते हैं हीट होने की वजह से। अब जब एनर्जी को गेन करे तो उसके अंदर के एटम्स काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे, और काइनेटिक एनर्जी गेन करने के कारण वो कोशिश करेंगे कि कहीं पे क्योंकि उसके पास एनर्जी कंज्यूम हो गया है हीट आने की वजह से, तो वो चाहेगा कि कहीं और मैं चला जाऊँ, मूव कर जाऊँ। बट होता क्या है कि आपको पता है कि हमारे ज़मीन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है 9.8 के रेट पे, वो जो नीचे की ओर फोर्स लगता है, उस फोर्स के कारण जो काइनेटिक एनर्जी ग्लास में एटम्स गेन कर लिए थे, वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण डाउनवर्ड खींचे चले जाते हैं। और खींचे चले जाने के कारण क्या होता है कि ऊपर का सारा जो एनर्जी गेन कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, वो जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे ग्रेविटी के कारण नीचे आने लगते हैं। नीचे आने का मतलब क्या हुआ, सोचो ग्लास जो था वो सॉलिड है, फिर भी सॉलिड लिक्विड की तरह मूव करता है, फिर भी वो ग्लास सॉलिड है बट फिर भी लिक्विड की तरह, सालों बाद ही सही, बट वो लिक्विड की तरह, क्योंकि लिक्विड में ही तो या गैस में टेंडेंसी होता है ना फ्लो करना का एक जगह से दूसरे जगह, सॉलिड में तो नहीं होता है। बट फिर भी सोचो ग्लास एक सॉलिड है और उसका जो एटम्स है उसको उसमें उसके अंदर में वो एटम्स जो हैं, जो ग्लास के कुछ पोर्शंस हैं, वो फ्लो कर रहे हैं डाउनवर्ड ग्रेविटी का। तो इसलिए इस ग्लास को हम बोलते हैं क्या, या मतलब ये जो ग्लास है आपका, एग्जांपल किसमें आ गया, एमॉर्फस सॉलिड में, तो इसलिए हम एमॉर्फस सॉलिड को बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। जितने भी एमॉर्फस सॉलिड होते हैं लगभग वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। सुपर कूल्ड लिक्विड कहने का मतलब उसके पास एक ऐसा टेंडेंसी होना, एक ऐसा ताकत होना कि जो समय गुजरते जाए तो वो फ्लो करते रहेगा। जैसे ग्लास का एग्जांपल ले लो, बहुत साल बाद वो उसका जो ऊपर का थिकनेस था कम हो गया, नीचे का थिकनेस मोटा हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि ऊपर के सारे कुछ एटम्स थे वो नीचे की ओर आ गए। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड, या फिर इसको एक और नाम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये जो एग्जांपल्स हैं इनमें ऐसा नहीं पाया जाता। 4 साल छोड़ दो, 40 साल छोड़ दो, या 400 साल छोड़ दो, जैसा था वैसा ही रहेगा। सो ये एक ट्रू सॉलिड है, सच्चा सॉलिड है, ईमानदार सॉलिड है, बट ये काम करनी है ना, समझ रहे हो, बेईमान है ये। सो इसका मतलब कि ये हो जाएगा आपका सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी कि आप एमॉर्फस सॉलिड को एक और नाम से जाना जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। देखो लिक्विड का नाम आ रहा है सॉलिड बट लिक्विड का नाम आ रहा है क्योंकि सालों बाद उसका टेंडेंसी क्या हो गया था, ग्लास का फ्लो करके डाउनवर्ड आ गया था, है ना। सो सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं और इसको ट्रू सॉलिड। तो यहाँ पे लिख लो, पॉइंट में यहाँ पे लिख लो, इसको बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड।
बट इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, या फिर बताओ, या फिर क्या, सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। चलो, तो हमारा ये बहुत ही मतलब सिंपल सा था डिफरेंस प्रॉपर्टी के बेस पे, तो हमने देख लिया है ना। तो अब हम एमॉर्फस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, एमॉर्फस हमारा हो गया यहीं पे ख़त्म। अब जो पूरा सॉलिड स्टेट में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सॉलिड को और अच्छे से जानने वाले हैं। सॉलिड में तो सिर्फ यही जाना ना कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, यही सब पढ़े हैं आप शुरू में, है ना, 10th क्लास तक में। बट अब जो हमें पढ़ना है वो सॉलिड को और डिटेल से पढ़ना है कि अंदर में शेप कैसा होता है, कैसा कैसा उसका सेल होता है, यूनिट सेल क्या होता है, सभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब जो भी डिटेल पढ़ने वाले हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने ये पाया कि इसका एक रेगुलर पैटर्न है, रेगुलर अरेंजमेंट है। तो इसमें हम पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं वो सभी देखेंगे, है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सभी हम देखेंगे। बट एमॉर्फस सॉलिड यहाँ आपका खत्म हो गया, अब इसके बाद इसकी कोई चर्चा नहीं चलेगी। चलो, तो अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात चलेगी। अब एक चीज़ और कि जैसे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज़ थे, इसके वेरियस प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हमने सॉलिड को क्लासीफाई किया दो तरीके से, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक एमॉर्फस सॉलिड। दूसरा होता है बॉन्डिंग के बेसिस पे। आपने पढ़ा होगा शुरू में कि भाई इसमें आपका कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, किसी में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है ना। तो बॉन्डिंग के बेसिस, जैसे मेटालिक बॉन्ड भी होता है, आयनिक बॉन्ड होता है ना, तो उसके बेसिस पे हम सॉलिड को कैसे क्लासिफाई करते हैं। क्योंकि मान लो आयनिक बॉन्ड है तो वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है आयनिक बॉन्ड से। तो बॉन्ड के ताकत के बेसिस पे हम सॉलिड को क्लासिफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम चर्चा करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। ठीक है, अभी फिलहाल इतना याद रखो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक रेगुलर पैटर्न होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका आगे बार बार दिखेगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बॉन्डिंग के बेसिस पे सॉलिड को जो क्लासिफाई किया गया है 4 तरीकों से, वो हम देख लेते हैं।